और उन सवालों के ज़रिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनको आप समझ सकते हैं, क्योंकि सवाल कोई एक पूछता है लेकिन उनके जवाब में बहुत सारे लोगों को अपने सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। और आज की इस पेशकश में हमारे साथ मेहमान के तौर पे समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज़, जुड़ गए हैं। और स्वागत है समीर आपका बहुत बहुत हमारी इस खास पेशकश में। दर्शकों से भी जुड़ना शुरू हो चुका है और हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ शायद फ़ोन लाइन पर हैं। मैं बात कर रही हूँ अंकित सिंह की। अंकित नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, आ रही है। गुड इवनिंग, मैं अंकित बोल रहा गुड हूँ। इवनिंग। जी, जी। हाँ मैम, तो जी। आपके फंड्स की डिटेल्स हमारे पास हैं, जिसमें निपॉन लार्ज कैप आपके पास है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप आपके पास है, टाटा का स्मॉल कैप है, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप है। और फंड सिलेक्शन आपका कैसा है आप जानना चाहते हैं। और आपने अपने लिए मैक्सिमम कॉर्पस का एक टारगेट रखा हुआ है जो आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। तो अंकित बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल सबसे पहले तो हमको भेजने के लिए। और दूसरा मुझे आपसे ये पूछना है कि कितने सालों तक आप निवेश करना चाहते हैं? 1 साल से आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है इन फंड्स के नाम जो कि हमने अभी पढ़े हैं, लेकिन आप कब तक करना चाहते हैं? और मैक्सिमम कॉर्पस कोई अगर हम फिगर देना चाहें तो वो क्या फिगर हो सकती है? मैम, ये मैं जानना चाह रहा था कि अभी मैंने ये जो 4 फंड में एसआईपी स्टार्ट किया हुआ है, आप ही के प्रोग्राम हम्म, को वॉच करते हुए मैंने इन फंड का सिलेक्शन किया है और डायरेक्ट प्लान में ओके। इसको इन्वेस्टमेंट किया है। अभी जी। मैं प्रेजेंट में अनमैरिड हूँ और आगे की चल के जो गोल मेरे डिसाइड होंगे मैरिज आफ्टर, और जो भी आगे जो गोल होंगे उसके लिए मैंने एक्यूमुलेट किया है मैक्सिमम कॉर्पस। और मेरा जो टाइम होराइजन है लगभग 20 से 25 ईयर। हम्म, ओके, 20 से 25 ईयर्स तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और राइट, तो बताते हैं आपको कि कैसे पूरा हो पाएगा इस तरह के पोर्टफोलियो से। और अगर आपको कॉर्पस के लिए अपना निवेश बढ़ाना हो तो उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। समीर, फंड्स के नाम मेरे ख्याल से आपके पास हैं भी। क्या फर्दर आप इनको डाइवर्सिफाई करने की सलाह देंगी? वैसे तो ये अक्रॉस मार्केट कैप्स निवेशित हैं ही, लेकिन क्योंकि लंबा इनका नज़रिया है, समय है, तो क्या किसी कैटेगरी में थोड़ा सा अग्रेसिव जाया जा सकता है? कविता जी, पहले तो धन्यवाद करूँगा, आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रित किया। अब अंकित जी को पहले मैं एक चीज़ उनकी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने टाइम रहते अ, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी। अच्छे, आज हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग अपने अर्ली प्रोफेशनल करियर के स्टेज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और ये गिने-चुने लोगों में से एक है। सो मैं उनकी उनकी बधाई देना चाहूँगा। अब अंकित जी को पहला ये है कि आप यहाँ आपके पास टाइम है, तो आप यहाँ से 25 साल आपके पास इन्वेस्टमेंट का है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क ले सकते हो। मतलब कि आप अपना स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा एक्सपोज़र बढ़ा सकते हो। एक ये चीज़, अगर आपको रिस्क लेने में इंटरेस्ट है, तो आप ये 2 स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। अब रही बात है, जो आप करंट अभी 20,000 का एसआईपी करते हो, अगले 25 साल तक अगर अगर आप एक कंटिन्यू रखते हो और एवरेज अगर आपका इन्वेस्टमेंट 12% का सीएजीआर रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए का आपका एयूएम इकट्ठा हो जाएगा। बट जैसे आपने बोला है कि आपका गोल है मैक्सिमम कॉर्पस जमा करना, तो यहाँ पे अगर हमारा एक छोटा सजेशन ये रहेगा कि आप हर साल दर साल अगर इसमें 10% का स्टेप अप करते हो, एनुअली आप 10% से अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हो, तो 25 साल के अंदर आप 8 करोड़ 55 लाख रुपया जमा कर पाओगे। ये जो हम बार-बार बोलते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यहाँ पे आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। सो ये हुआ आपके अक्यूमुलेशन, आपकी वेल्थ अक्यूमुलेशन के पार्ट को लेके। दूसरा, फंड सिलेक्शन की बात करूँ तो आपने काफ़ी अच्छे फंड सिलेक्ट करे। तो यहाँ पे अभी हमारा कोई सुझाव नहीं है, कोई फंड में चेंज करें। बट जैसे कविता जी ने बताया कि अगर आपको रिस्क लेने में इंटरेस्ट है, तो आप एक मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप ऐड कर सकते हो, या क्वांट का स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकते हो। ये अंकित, आपने सलाह सुन ली है हाँ समीर से। जी। और जब आपसे मेरी बात हो रही थी शुरुआत में, आपने कहा कि आपने दूसरों के सवालों को सुन के तमाम फंड्स अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल किए हैं। अच्छी बात यह है कि दूसरों के सवाल सुनकर, उनके जवाब सुनकर आप इंस्पायर हुए और आपने अपना खुद का एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाया और अपना सवाल हमें भेजा। और आगे से कोई बदलाव भी अगर करना चाहते
हो तो अपना सवाल हमें भेजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हर इन्वेस्टर की, हर व्यूअर की अपनी एक ज़रूरत होती है। उसके हिसाब से हमारे एक्सपर्ट्स उनके पोर्टफोलियो को, उनके इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते हैं और उनको सलाह देते हैं। जो उनको सलाह दी गई है ज़रूरी नहीं है अंकित कि वो आपके लिए भी हो, लेकिन अच्छा हुआ आपने इस बात को समझा और अपना सवाल हमें भेजा, तो हमने आपको सलाह भी दी है। अब कुछ और पूछना चाहते हैं आप समीर को, क्योंकि फिर मुझे आगे बढ़ना है दूसरे मैं दर्शक की पूछना ओर भी। चाहता हूँ सर से कि जी मेरे पास जो जी। 4 फंड है, मैं मैक्सिमम कितने फंड ऐड कर सकता हूँ? जैसे सर ने बोला कि आप स्टैंड अलोन मिड कैप के साथ जा सकते हैं, तो मिड कैप के हाँ, साथ क्या एक अनदर स्मॉल कैप भी जोड़ सकते हैं? मैं रिस्क ले सकता हूँ? ज़रूरत है क्या समीर इन्हें और स्मॉल कैप जोड़ने की? अंकित जी, सजेशन ये रहेगा कि अगर आप फ्यूचर में जब एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हो, हाल फिलहाल जो 20,000 रुपीज़ का एसआईपी कर रहे हो, उसको तोड़ के आपको 2 फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते हो, तब जाके आप मिड कैप और स्मॉल कैप में आप स्कीम सेट कर सकते हो। दूसरा, अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं करना है, तो आप 7 से ज़्यादा स्कीम कभी भी ऐड मत करना। 7 स्कीम बहुत मैनेजेबल होती है और वो आपका वेल डाइवर्सिफाइड कर देगी आपके पोर्टफोलियो को। राइट, चलिए ऑल द बेस्ट अंकित। और मेरे साथ अगले दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। इनका नाम संदीप कुमार है। संदीप नमस्कार, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो, जी गुड संदीप जी, इवनिंग मैम आवाज़ जी। आ रही है? जी गुड इवनिंग हाँ संदीप, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है बात। मैम जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में इसमें मुझे बहुत कम जानकारी है, लेकिन मैं आपसे इसलिए सीधा इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ 10,000 की 10 एसआईपी में करना चाहता हूँ, 1 लाख की लमसम। और ठीक मैं है। 5 साल के लिए ओके, 5 साल के लिए डालना चाहता हूँ, और या फिर 12 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में कितना हो जाएगा, ये मुझे थोड़ा कंफर्म कर दूँगा। तो 5 साल में या 12 साल, कितने साल तक डालने हैं आपको 1 लाख रुपए लमसम? मुझे मैम जी 5 साल के लिए डालने, पहले मुझे 5 साल का पता लग जाए कितना बन जाएगा मेरा अमाउंट, और 12 साल में अगर मैं डालना चाहूँ तो कितना बन सकता है मेरा। ठीक है, ओके। जी। इसके अलावा? तो मैम जी, ये कौन कौन सी एसआईपी मुझे मतलब वो करूँ मैं, वो मुझे थोड़ा गाइड करेंगे आप तो अच्छा ठीक है, रहेगा। इसके अलावा आपको सोने में भी निवेश करना है? हाँ जी, मुझे ये लार्ज कैप, मिड कैप और इनमें तीनों में अच्छी अच्छी एसआईपी करनी है जी, जो मेरा ठीक है, आगे चल के थोड़ा तो अच्छा एक अमाउंट तो बन जाएगी। ठीक है संदीप जी, आपकी सहायता करेंगे, लेकिन मुझे कुछ सवाल आपसे पूछने हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है सबसे पहले कि 5 साल में क्या कोई तय लक्ष्य है, कोई कॉर्पस, कोई अमाउंट जो आप चाहते हो इस 1 लाख रुपए से? क्या ऐसा कुछ लक्ष्य बंधा हुआ है आपका? हाँ मैम जी, ये मेरा कम से कम 5 लाख का बना हुआ है जी। 5 लाख का? हाँ जी। ठीक है, तो 1 लाख का लमसम 5 साल आप रखेंगे तो उसमें से आपको 5 लाख रुपए मिलने चाहिए, ये आपकी पहली ज़रूरत है। बारह जी, साल के बाद 12 साल के बाद कितनी ज़रूरत है आपको? यदि मैं इसको 12 साल करता हूँ तो मुझे 12 साल में कम से कम 15 के आसपास मिल जाएगा मुझे। 12 साल के बाद आपको चाहिए 15 लाख, कम से कम इतना हो जाना चाहिए। 1 लाख रुपए का निवेश अगर मैं अलग रख दूं संदीप जी, तो इसके अलावा भी आपने कोई एसआईपी करनी है? तो मैम जी, ये मैं 1,000 रुपये मंथली की एसआईपी करूँगा क्योंकि मेरी इनकम ज़्यादा नहीं ठीक है, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है संदीप जी। तो 1 लाख रुपए का लमसम है, उसके बाद हर महीना आप 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू करने वाले हैं। अभी जो हाँ। एसआईपी शुरू करने वाले हैं संदीप जी, ये कितने साल करेंगे? हेलो। को मेरी आवाज़ आ रही है? तो जो एसआईपी हाँ आप शुरू करना चाहते हैं, वो कितने साल तक करेंगे संदीप? मैम जी, वो 15 साल के लिए करूँगा जी। चलिए, वो एसआईपी आप करेंगे 15 साल तक। ठीक है, अब थोड़ी सी क्लैरिटी हमें आपके पोर्टफोलियो को लेकर आ गई है, अब हम आपको सलाह दे सकते हैं। समीर, कुछ डिटेल्स जो अभी आपके सामने आपने सुनी होंगी, उन्हें भी ऐड इन कर दीजिए अपने जवाब में। अब बताइए मुझे, पहले लमसम की बात करते हैं, 1 लाख, और इस लमसम में से इनका पहला लक्ष्य है 5 लाख का 5 साल में। संदीप जी, पहले 1 लाख का अगर हम लमसम करते हैं और 5 साल में 5 लाख, यानी हम लगभग 5 गुना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिटर्न से। ये बहुत रिस्की और थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, जो ज़्यादातर अगर मार्केट बहुत अच्छा रहता है तो कभी-कभी हमें देखने को मिला है कि रिटर्न मिल सकता है, बट
ये बहुत रिस्की और थोड़ा नामुमकिन नामुमकिन सा है। अगर हम 5 साल 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं और 12% अगर एवरेज सीएजीआर रिटर्न निकलता है, तो करीबन आप समझ लो कि 1 लाख का आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,80,000 के करीब आपको पैसा मिलेगा। और अगर हम अज़्यूम करते हैं कि आप ये 10 साल के लिए रखोगे, तो ये 1 लाख का 3,10,000 आपको मिलेगा। और अगर आप 12 साल जैसे आपने बताया, आप 12 साल रखते हो, तो करीबन 3,90,000 तक का आपका एयूएम या आपकी राशि उतने तक बढ़ जाएगी। सो ये मोटा-मोटा गणित है, अगर हम 12% के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न काउंट करते हैं तब। अब आपका सवाल था कि आप अगर एसआईपी करते हो ₹1,000 की अगले 15 साल के लिए, राइट? अ, 1 ही मिनट। तो करीबन आप वो 15,000 की एसआईपी में 1,000 की एसआईपी से आप लगभग ₹5,00,000 एक्यूमुलेट कर पाओगे अगले 15 साल में। चलिए अ, जी समीर। उनका सवाल का दूसरा पार्ट था, उनको स्कीम का हाँ। सजेशन चाहिए था। तो हम सजेस्ट करेंगे कि उनका जो 1 लाख रुपए का लमसम है, वो 7 अलग-अलग स्कीम हमने उनको सजेस्ट करी है। उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स गोल्ड और सिल्वर था, तो हमने उसके ईटीएफ भी उनके पोर्टफोलियो में रिकमेंड की है। पहला उनका हमारे एंड से सजेशन रहेगा कि वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में ₹25,000 तक का निवेश करें, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 25,000 का निवेश करें, निप्पॉन स्मॉल कैप में ₹10,000 का निवेश करें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ₹10,000 का निवेश करें, एसबीआई कॉन्ट्रा में ₹10,000 का निवेश करें, गोल्ड बीज में 10,000 और सिल्वर ईटीएफ में ₹10,000 का निवेश करें। ये ऐसे निवेश करने पर उनका पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए संदीप, आपको ये सलाह दी जा रही है, फंड्स के नाम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अभी नोट डाउन कर लें, और अगर नहीं तो फिर ये शो हमारा यूट्यूब पर भी जाता है, तो आप जो है अपना जवाब यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। और इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पर और भी दर्शक हैं जो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके सवाल लेंगे। और जाते जाते मैं एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर बता देती हूँ, स्क्रीन पर आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें, और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और हम आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आज के मेहमान, जो कि आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हैं, समीर शाह। और मुकेश जैन मेरे साथ हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश जी नमस्कार। मैम कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? उदयपुर से बोल रहा हूँ मैम। उदयपुर से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना सवाल हमें भेजा। और आपका सवाल अपनी पेंशन को लेकर है। जी मैम। ठीक है, आपको 30,000 रुपये 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे 30,000 रुपया पर मंथ चाहिए। मेरे प्राइवेट कंपनी से रिटायर्ड हूँ। 4,000 रुपया महीना मिलती है क्या सिर्फ पेंशन? सर मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो ये इन्वेस्ट करके ही तुरंत आपको पेंशन चाहिए या कुछ समय के अंतराल में आपको चाहिए होंगे? ये इन पैसे में से नहीं चाहिए मैम। इस पैसे में से नहीं चाहिए तो फिर? ये इन्वेस्ट करना है जिससे मेरे को मंथली चाहिए, मतलब मंथली खर्चा चलाने के लिए। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, यही 20 लाख में से आपको 30,000 मिलेंगे ना मंथली खर्चा चलाने के लिए। तो वो खर्चा आपको कब से चाहिए सर? कब से चाहिए आपको? तुरंत चाहिए या 1-2 साल के बाद से चाहिए? नहीं, तुरंत चाहिए। हर महीने रिटायर हो चुका मैम मैं। ठीक है, और यही वो राशि है जिससे अब आपने अपनी पूरी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारनी है, इसी राशि से, या आपके पास और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं? नहीं मैम, और इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसी से गुजारनी है। ओके, चलिए थोड़ा सा जी बोलिए। लेकिन वो घरेलू खर्चों के लिए एक्स्ट्रा। क्या कह रहे हैं? 10 लाख रुपया बचा रखा है जो घरेलू खर्चों के लिए एक्स्ट्रा। तो वो निवेश नहीं करना? वो नहीं करना मैम। ठीक है,
वो अभी आपके बचत खाते में पड़ा हुआ है? नहीं, बचत खाते में नहीं पड़ा है, अभी तो निकाला ही नहीं है पीएफ से। अच्छा, वो आपके पीएफ में पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ। तो उस ठीक है, तो इससे आप अपना वो आपने बैकअप के लिए रखा हुआ है कि उसमें से भी आप निकालेंगे पैसा अपने हर महीने के खर्च के लिए? क्योंकि यहाँ से भी आप पैसा निकाल रहे हैं, वहाँ से भी निकाल रहे हैं और वो आपका पीएफ में पड़ा हुआ है। नहीं, वो 10 लाख रुपया जो है और जो घर के खर्चे आते हैं उनको हाँ। उनको खर्च करने के लिए। चलिए ठीक है, मैं समीर के साथ जुड़ती हूँ। समीर, यहाँ पर मुकेश जैन जी का ऐसा पोर्टफोलियो है जहाँ से हमें रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देर आए दुरुस्त आए, यही कहूँगी मैं। इन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचा और उस वक्त सोचा, हालांकि जब ये रिटायर हो चुके हैं और इनके पास जमा पूंजी जितनी है उसमें से इनको तुरंत प्रभाव से रेगुलर इनकम चाहिए। तो एक तो यहाँ पर कहाँ चूक हुई है, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो से, इनकी इस तरह की प्लानिंग से बाकी दर्शक भी समझ पाएंगे कि क्यों समय रहते आपको रिटायरमेंट को लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और फिर इनके सवाल की बारी के ऊपर मैं आती हूँ, लेकिन पहले कुछ रेड फ्लैग्स जो इस तरह की प्लानिंग में हमें दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बताइएगा समीर। तो कविता जी, मुकेश जी के केस से हम 3-4 चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे ही आज की डेट में सबसे जो इग्नोर्ड और निग्लेक्टेड फाइनेंशियल गोल है, वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। हमने काफ़ी बार देखा है कि अक्सर देखा है इनफैक्ट कि जब हम पैसा जब पैसा कमाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट लग्ज़री आइटम्स यानी अपने जो इमीडिएट नीड्स है वो, या अपने जो छोटे-छोटे लग्ज़री वाले गोल्स होते हैं उसके लिए अ, उसके ऊपर खर्चा कर देते हैं और रिटायरमेंट के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जबकि पहला सजेशन ऑलवेज़ ये रहता है कि आप जैसे अर्न करना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको एक बकेट यानी आपकी रिटायरमेंट की बकेट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। अगर ये आप सिस्टमैटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं 35 साल, तो आपके पास अच्छा एयूएम इकट्ठा हो जाता है जो आपको बाकी के टाइम के लिए, जैसे आपने 30 साल अर्न किया तो आगे के 40 साल के लिए आपको ये कॉर्पस आपको सपोर्ट करेगा अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए। पहला ये, दूसरा मुकेश जी से एक सवाल ये भी था, क्या उन्होंने अपना जनरल इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है यानी हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है? अगर नहीं है तो सबसे पहला सजेशन ये रहेगा कि आप उसको पहले करें, क्योंकि ये 2 सेफ्टी बकेट है। एक सेफ्टी बकेट है और एक आपका सॉरी, एक आपकी लाइफ़स्टाइल सपोर्ट करने के लिए है। तो ये 2 चीज़ आप अवश्य करें। हेल्थ इंश्योरेंस कंपल्सरी लें और दूसरा अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट करियर की शुरुआत से करें। ओके। अब आते हैं समीर, मुकेश अब जी यहाँ के पर सवाल पे। सिचुएशन ये है, समीर अब यहाँ सिचुएशन यहाँ पर ये है कि 20 लाख रुपए ये कह रहे हैं कि इन्हें निवेश करने, जिसमें से 30,000 रुपए इनको अपने घर खर्च के लिए चाहिए और दूसरे 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं इनके पीएफ में, जिसका इस्तेमाल भी इन्होंने करना है घर खर्च के लिए। अब क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास और बहुत लंबे समय तक उसका इस्तेमाल भी है। मैं नहीं जानती इनके पास दूसरे कोई एसेट्स हैं या नहीं, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की आपने बात की उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं इस 30 लाख रुपए को सही तरीके से इन्वेस्ट करने की बात पूछूं आपसे, तो कैसे अब इन्हें अलग अलग इसको निवेश करना चाहिए? क्या वो पैसे जो पीएफ में पड़े हुए हैं फ़िलहाल निकाल देना और उसको सही तरह से किसी डेट के दूसरे इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर देना इनके लिए सही होगा? क्योंकि सब राशि का इस्तेमाल आप एक ही पर्पज़ से नहीं कर सकते। अगर इनके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं है तो इन्हें अपने इमरजेंसीज़ का भी एक बैकअप क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इनको सलाह देंगे? तो कविता जी, पहला सजेशन ऑलवेज़ ये रहता है कि जभी भी आप प्लानिंग करते हो, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो एक सर्टेन अमाउंट एज़ अ इमरजेंसी फंड आपको अलग रखना ही चाहिए। इवन दो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो या ना हो, बट आपको एक स्टैंडर्ड सर्टेन अमाउंट तरीका आपको तो इमरजेंसी फंड की। यहाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका तो यही है समीर, लेकिन इनके केस में अभी है नहीं, तो अभी इन्हें आप इनकी क्या सलाह देंगे? हाँ। इनको सलाह ये रहेगा कविता जी कि अभी जो उनको 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उनको 30,000 रुपीज़ हर महीना चाहिए, वो प्रैक्टिकली बहुत टफ लग रहा है। दूसरा रीज़न बताता हूँ इसका, क्योंकि 20 लाख अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑन एन एवरेज क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो हम ज़्यादा अग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो करीबन इनके इन्वेस्टमेंट पे 8-10% के करीब का रिटर्न छूटेगा
पूरे साल में। और जब हम ये कॉर्पस इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ऑलवेज सजेशन रहता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट करते हो उसका 7% से ज्यादा एसडब्ल्यूपी के मोड पे ना विड्रॉ करें, यानी मंथली विड्रॉल के लिए 7% ईयरली 7% से ज्यादा विड्रॉल नहीं करना चाहिए। अगर करते हो तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके कैपिटल पे आता है। तो यहाँ पे उनको सजेशन ये रहेगा कि जो आप 20 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मंथली 16,000 रुपए के करीब का आपको सॉरी ईयरली 16,000 यानी मंथली लगभग सॉरी मंथली 16,000 रुपए के तक का विड्रॉल उनको मिल सकता है। उससे ज्यादा करेंगे तो इवेंचुअली उनका कैपिटल में से निकल के आएगा तो वो वायबल नहीं रहेगा। जी, समीर? या कविता जी, मैंने बताया कि उनको मंथली 16,000 के करीब का विड्रॉल जी। मिलेगा। और अगर वो 30-35 साल जितने टाइम के लिए रखे वो उनका कैपिटल इंटेक रहेगा और मंथली 16,000 रुपए तक का उनको विड्रॉल मिल सकता है। बट ये चालू करना है 1 साल के बाद, अभी से नहीं कर सकते। अभी से करेंगे तो थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाएगा। शो है। चलिए, तो मुकेश जी फ़िलहाल तो ये सॉल्यूशन है आपके लिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास आपके सारे फाइनेंसेस की डिटेल्स है नहीं, जितनी डिटेल्स आपने हमें दी थी उसके मुताबिक ये सलाह समीर के मुताबिक। प्रतीक कामले का सवाल यूट्यूब के ज़रिए मैं लेना चाहती हूँ। और समीर, इनकी उम्र 32 साल की है, पुणे से ये आते हैं और टारगेट 1 CR है 10 साल में, करंट SIP 10,500 रुपये की, बंधन ELSS टैक्स सेवर इनके पास है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है इनके पास, और इन्होंने अपने अमाउंट्स बता रखी हैं अलग अलग कैटेगरीज में इनका कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है। हालांकि फ़ंड्स के नाम इन्होंने हमें 2 ही बताए हैं, लेकिन उसके अलावा कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट बता दी है। और चलिए, इनके पास एक्सिस का स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस का मिड कैप भी है। बहुत सारे फंड हैं, मेरे ख्याल से आपके पास डिटेल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उससे हमारा समय काफ़ी निकल जाएगा। तो बताइए कैसे इनके पोर्टफोलियो को आप कंसोलिडेट करना चाहेंगे? काफ़ी फैला हुआ है इनका पोर्टफोलियो अक्रॉस मार्केट कैप्स। सो कविता जी, जो हमने पहला हमारे एंड से हमने जब इनका पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया तो पहला सुझाव ऑलवेज ये रहेगा कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ओवर डाइवर्सिफाइड है। 15 स्क्रीन कभी भी हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि कोई भी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में रखे। तो सजेशन पहला ये रहेगा, उनको नंबर ऑफ स्कीम 15 से रिड्यूस करके 8 करनी है। दूसरा, उनका क्वेश्चन था कि उनको 1 करोड़ रुपया अगले 15 साल में एक्यूमुलेट करना है, 10 साल में एक्यूमुलेट करना है। तो अभी जो 10,500 रुपए का एसआईपी चल रहा है, वो उनको बढ़ा के 40,500 करना पड़ेगा, तब जाके वो अपना लक्ष्य जो 1 करोड़ उन्होंने अपने लिए रखा है, वो अचीव कर पाएँगे। अगर इमीडिएटली वो 40,500 का नहीं कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एडिशनल एटलीस्ट 20,000 रुपीज़ का एसआईपी अभी स्टार्ट करें और हर साल 10% से अगर वो अपनी एसआईपी अमाउंट टॉप अप करते हैं, तब जाके वो अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य उन्होंने सेट किया है वो हासिल कर पाएँगे। अब उनके पोर्टफोलियो को लेके जो हमारे सुझाव है वो यहाँ ये क्लासिक एग्ज़ाम्पल है। उन्होंने काफ़ी सारे इंडेक्स एज़ वेल एज़ ब्लू चिप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखा है। अब ब्लू चिप फंड की कैटेगरी बहुत छोटी होती है कविता जी, जहाँ पे जितने ज़्यादा ब्लू चिप लोगे एटलीस्ट 70 टू 80% ओवरलैपिंग होता है पोर्टफोलियो से। तो ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाता है और ओवर डाइवर्सिफाइड इवेंचुअली रिटर्न को किल करता है। सो पहला हमारा सुझाव ये रहेगा कि उनके जो जो उनके फंड है, उसमें जो 4 स्मॉल कैप फंड है, वो 4 को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ मर्ज करके सिर्फ 1 स्मॉल कैप फंड रखें। उनके पास एक्सिस मिड कैप का फंड है, जो हम सजेस्ट करेंगे कि वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ रिप्लेस करें। दूसरा उनके पास पराग पारेख का मिड कैप फंड है। जो 2 मिड कैप फंड है, वो रिप्लेस कर दें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ। उनके पास जो लार्ज कैप फंड है, वो सारे हम सजेस्ट करेंगे कि वो मर्ज करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में ले आए और उनके जो इंडेक्स फंड है, वो सारे मर्ज करके सिर्फ आदित्य बिरला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही रखे। ज्यादा डाइवर्सिफाइड करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। और लास्ट बाकी के जो 2 सेक्टोरियल फंड है, हम सजेस्ट करेंगे वो कंटिन्यू रखे। बट यहाँ पे उनको गोल के करीब आते वक्त या जैसे सेक्टर में कोई इवेंट आता है, उसके मुताबिक यहाँ पे रेगुलर रिव्यू करके उनको एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी रहेगी।
प्रतीक कांबले के लिए ये सलाह हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उन्हें सलाह समझ में आ गई हो। और प्रतीक की तरह अगर आप भी यूट्यूब पर हमें देखते आए हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। फिलहाल एक वक्त का ब्रेक हो गया है, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक लेते हैं और फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। ET Now स्वदेश पर अब है ना